मैं विष्णु कुमार आज आप लोगों का माई एलसीसी में स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे यौगिक का अनुसूत्र बनाते कैसे हैं, मूलक क्या होता है, धन मूलक क्या है, ऋण मूलक क्या है, संयोजकता क्या है, और इसके बाद हम लोग यौगिक के अनुसूत्र बनाने के लिए सीख जाएंगे आराम से। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग याद करते हैं, रटते हैं। नहीं, रटना नहीं, हमें सीखना है। रटने का मतलब हुआ कि अगर कोई तालाब में है, एगो मछली निकाल के आपको दे दिया और आप लेके चले आए, एक दिन खा लिए। और सीखने का मतलब क्या है कि आप मछली मारना सीख गए। एक बार आप मछली मारना अगर सीख गए, ठीक है, तो आप बार बार मार सकते हैं, 1000 बार मार सकते हैं और अपना जीवन भर मार के पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक बार आपको दे दिया तो वो एक ही दिन चलेगा। उसी प्रकार रटना जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। अगर आपने कुछ याद किया तो कुछ समय के लिए होगा, अगर आप उसको समझ गए तो फिर आपको सदा के लिए रह जाएगा। आपको रटना तो केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, ठीक है। तो चले हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट में हम लोगों का है अनुसूत्र। क्या है अनुसूत्र? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MOLECULAR मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला, ठीक है। किसी तत्व या आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। ये नहीं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या देख रहे हैं तो भाई की कैसे चलिए देख रहे हैं, देखने के लिए नहीं होता है, लिखने के लिए होता है। तो लिखिएगा, किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी देने वाले सूत्र को अनुसूत्र कहा जाता है। फिर से बोले, ठीक है। किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी देने वाले सूत्र को क्या कहा जाता है? अनुसूत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि H2O है, ये जल है, जल है। H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब आइए, जल में क्या है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 हैं। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन के हमारे 2 हैं, सल्फर के हमारे 1 हैं और ऑक्सीजन के हमारे 4 हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है? अनुसूत्र इन परमाणुओं के वास्तविक संख्या की जानकारी दे रहा है। वास्तविक संख्या मतलब नंबर में कितना है? तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमारा 4 गो है, सल्फर 1 गो है, ठीक है। ये बता रहा है। क्लियर हो गया? आइए एक आध गो और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमारा है NaCl, ये नमक है। नमक में हमारा सोडियम क्या गो है? Na हो गया सोडियम, तो Na है 1 और Cl क्या गो है? 1 है, ठीक है। इस प्रकार से इसके वास्तविक संख्या की जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो ये हमारा हो गया अनुसूत्र। इसे याद रखेंगे, आगे हम लोगों का काम आएगा। चलिए अब दूसरा हमारा आता है। दूसरा हम लोग जो आज सीखेंगे वो सीखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है COMPOUND, कंपाउंड, यौगिक, ठीक है। यौगिक की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण यौगिक कहलाता है। मान लीजिए अगर हम H2O लेते हैं, ये जल है। जल में क्या क्या है? तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम अनुभार वाइज लिखेंगे तो H गुना 2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना किए, और ऑक्सीजन गुना 1 इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है गुना 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 1, तो हो गया 2/16, कट के आ गया 1:8। अगर हम कुआं का जल ले लें, नदी का जल ले लें, नाले का जल ले लें, या अपने चापाकल का जल ले लें, या टंकी वाला जल ले लें, कोई भी जल ले लेंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 में ही रहेगा, बदल नहीं सकता है।
ठीक है, यानी कि अगर निश्चित अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जल एक यौगिक है। इसी प्रकार अगर हम NaCl नमक लेंगे, इसमें सोडियम और क्लोरीन का जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। ये नहीं कि कोई नमक में हम ले लेंगे तो सोडियम अधिक होगा, किसी में कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यौगिक है और निश्चित अनुपात में मिश्रित होकर बना है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार H2SO4 ले लेंगे, यह भी यौगिक है। इसमें क्या है कि 2 से अधिक तत्व हैं, 3 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया यौगिक की परिभाषा? यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिश्रण यौगिक कहलाता है। क्लियर? अब आइए अब हम लोग मूलक में घुसेंगे और मूलक को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं मूलक। रेडिकल। ठीक है, मूलक। रेडिकल क्या होता है तो समझते हैं। कोई भी यौगिक अगर होता है तो उसका कम से कम 2 भाग होता है। 2 भाग होता है तो उसमें से प्रत्येक भाग को मूलक कहा जाता है। पहला जो भाग होता है वो धन मूलक वाला और दूसरा ऋण मूलक वाला भाग होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो इसमें भी 2 भाग हैं। यह एक यौगिक है, तो सोडियम वाला जो भाग है, ये जो सोडियम वाला भाग है ये विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये इसका धन मूलक है और ये इसका क्लोरीन जो है वो है इसका ऋण मूलक। तो कोई भी अगर यौगिक में 2 भाग होता है, एक भाग हो गया, उन भागों को मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम H2O लेते हैं तो इसमें हाइड्रोजन जो है ये कहलाता है धन मूलक H+ और OH- ये कहलाता है ऋण मूलक। 2 भागों में टूटा। अगर हम H2SO4 लेते हैं, H2SO4, तो इसमें 2H+ प्लस SO4-, ठीक है, यहां पर भी हमारा जो है E इसका धन भाग हो गया और ये इसका ऋण भाग हो गया। ये दोनों जो भाग है, यहां भी ये दोनों जो भाग है, इसी को क्या कहा जाता है, मूलक। क्लियर हो गया? अब हम लोग समझेंगे। अब मूलक जो होता है वो 2 भागों में बटा है। आइए पहला है धन मूलक या क्षारीय मूलक। धन मूलक या क्षारीय मूलक। इंग्लिश इसका क्या होगा? पॉजिटिव रेडिकल और मतलब होता है या। ठीक है, बेसिक रेडिकल। अच्छा, आप लोग लिखेंगे? हाँ, लिखते चलेंगे। ये नहीं कि हम देखे छे, अच्छा सर जी बोले छे, कोई बात नहीं छे, दूरम छे सर जी, थोड़े हमरा देखे छे हम लिखलिए कि नहीं लिखलिए, ऐसा सब बात मत सोचो। ठीक है, पढ़ते समय टोटल के टोटल बात लिखना, और ये अभी लिखोगे तभी आगे समझ में आएगा कि यौगिक कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो चलिए, पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल। तो इसमें क्या होता है, वैसे मूलक जो विद्युत धनात्मक होता है या जिस पर विद्युत धन आवेश रहता है या जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो सब धन मूलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है Na+, पोटेशियम है K+, कैल्शियम है Ca2+, मैग्नीशियम है Mg2+, उसके बाद Fe है 3+, Sn है 4+, ये सभी धन मूलक हैं। धन मूलक है तो इस पर धनावेश है, इस पर भी धनावेश है, धनावेश इस पे धन का 2 आवेश है। सर अब यहाँ एक प्रश्न पूछता है, इस पे 1 गो है, इस पे 2 गो का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम है
एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो Na+ बनाएगा। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दिया, किसी को दान दे दिया और धनायन बनाया। क्लियर हो गया। इसी तरह कैल्शियम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए क्या बनाता है, 2 गो धनायन बनाता है। और ये सब जो है धनायन वाले, ये कहलाते हैं धनमूलक। लिखिए। अब चलिए आगे, इसको मिटाएं, मिटा रहे हैं। दूसरा होता है ऋण मूलक या क्षारीय मूलक, सॉरी अम्लीय मूलक। तो ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। ठीक है, ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। आइए, वैसे मूलक जो विद्युत ऋणात्मक होता है या जिस पर विद्युत ऋणावेश पाया जाता है या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसा सभी मूलक कौन सी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऋण मूलक कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन पे हमारा माइनस आयन है, फ्लोरीन पर हमारा माइनस आयन है, ब्रोमीन पर हमारा माइनस आयन है, उसके बाद ऑक्सीजन पे हमारा OH माइनस आयन है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस आयन है। ठीक है, इस प्रकार का के जितने भी हैं उन सब पे हमारा माइनस है। ठीक है, तो जिन पे हमारा माइनस रहेगा, NO3 2 माइनस है, NO3 2 माइनस होता है। ठीक है, नाइट्रेट SO4 2 माइनस होता है। तो जिस पर ऋण आवेश रहता है वो ऋण मूलक कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका हुआ जो विद्युत ऋणात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, वो सब हमारा क्या हो गया, ऋण मूलक हो गया। क्लियर हो गया। ये पहला था धन मूलक और ये क्या हो गया, ऋण मूलक। क्लियर। तो ऋण मूलक में कैसा आवेश रहता है, ऋण आवेश रहता है। तो हम लोगों का 4 चीज हो गया, धन मूलक, ऋण मूलक, मूलक और यौगिक। अब आगे जाएंगे हम लोग संयोजकता में। चलिए इसको मिटाते हैं। तो संयोजकता से पहले हम लोग समझ लें थोड़ा सा एक और मूलक के कुछ 2 प्रकार के। ये जो मूलक हैं, जैसे मूलक जो होता है हमारा एक और प्रकार से 2 प्रकार होता है। एक क्या होता है, इसको बोलते हैं सरल मूलक, सरल मूलक समझिए, और दूसरे को बोलते हैं यौगिक के मूलक, यौगिक के मूलक। सरल मूलक का क्या मतलब हुआ, सरल मूलक का मतलब हुआ अगर एक ही परमाणु से मूलक बना होगा, चाहे धन मूलक हो चाहे ऋण मूलक हो, अगर एक ही परमाणु से मूलक बना होगा तो ऐसा मूलक सरल मूलक कहलाएगा। ठीक है, सिंपल रेडिकल कहलाएगा। तो सिंपल रेडिकल में हमारा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसमें एक ही परमाणु है। ठीक है, पोटेशियम है, एक ही परमाणु है। अच्छा, क्लोरीन है, चाहे धनात्मक ले लें ऋणात्मक ले लें, धन मूलक ले लें ऋण मूलक ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सरल मूलक कहलाएगा। ब्रोमीन ले लें, एक ही परमाणु है। अगर एक परमाणु वाला रहेगा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सरल मूलक, और एक से अधिक वाला रहेगा तो उसको बोलते हैं यौगिक के मूलक। अब यौगिक के मूलक क्या है, जिसमें एक से अधिक परमाणु हो, जैसे हमको है SO4 2 माइनस, NO3 2 माइनस। ठीक है, अब इस प्रकार का जितना भी होगा, जो भी होगा जिस पर एक से अधिक परमाणु रहेगा, जैसे हमारा होता है अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन।
अब ऐसा आयन जिसमें एक से अधिक परमाणु रहता है, या इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, एक से अधिक तरह के परमाणु से मिलकर अगर बना होगा मूलक, तो ऐसा मूलक हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक का मूलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक के मूलक। क्लियर हो गया? तो हमने मूलक में सीखा कि एक होता है सरल मूलक और यह दूसरा होता है यौगिक के मूलक। अब हम लोग सीखेंगे वैलेंसी यानी कि संयोजकता। चलिए, संयोजकता, VALENC, वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी, संयोजकता। देखते हैं क्या होता है। ये वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति जो है वो वैलेंटिया से हुई है, VELENTIA। नोट कर लीजिएगा, वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्षमता, अर्थात किसी परमाणु या मूलक के इलेक्ट्रॉन प्रदान या ग्रहण करने की क्षमता उसकी वैलेंसी कहलाती है। सीधा सा अर्थ। तो किससे हुई है? वैलेंसी शब्द कहां से आया है? वैलेंटिया से आया है। ये कैसा, कहां का शब्द है? लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द वैलेंटिया से आया है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। और क्षमता का मतलब क्या हो गया? कोई भी मूलक, चाहे धन मूलक हो या ऋण मूलक हो, कोई भी मूलक के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान या ग्रहण करने की उसकी जो क्षमता होती है, वही क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग अब बारी बारी से पहले धन मूलक और ऋण मूलक को देख लेंगे कि ऋण मूलक और धन मूलक और उसकी संयोजकता को देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग यौगिक बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऋण मूलक और धन मूलक को देखते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया है, कुछ धन मूलक और कुछ ऋण मूलक लेके आपको उदाहरण में दिखाएंगे। शेष आप लोग माई एलसीसी ऐप पे जाके इसका पीडीएफ आपको पूरा का पूरा धन मूलक और पूरा का पूरा ऋण मूलक आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा? माई एलसीसी ऐप में। माई एलसीसी ऐप में, जहां पे असाइनमेंट रहता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं पीडीएफ फाइल जहां से मिलता है वहां देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ 5-6 लिए हैं धन मूलक। तो धन मूलक का नाम है हाइड्रोजन H, इसकी संयोजकता ई नाम हुआ। ठीक है, ये नाम, ये संकेत, और यहां स मतलब संयोजकता। ठीक है, बीच में एक ग्राफ दे दिया है भैया, उस बगल हमारा है ऋण मूलक और ए बगल छ धन मूलक। एक तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हुई है, बस इतने ही, और कुछ नहीं। तो चलो, ई वाला के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H, सोडियम है हमारा H, संयोजकता 1, सोडियम हमारा Na1, पोटेशियम K1, मैग्नीशियम Mg2, कैल्शियम Ca2, बेरियम Ba2, एल्युमिनियम Al3, क्रोमियम Cr3। ये हो गया धन मूलक। कौन सी हो गया? धन मूलक। अब दूसरा ले लेते हैं हमारा ऋण मूलक। तो ऋण मूलक में देखिए, सबसे पहला है क्लोराइड, क्लोराइड का Cl1, उसके बाद है हमारा ब्रोमाइड Br1, क्लोरेट ClO3 1, उसके बाद है हमारा बाइकार्बोनेट HCO3 1, उसके बाद है परमैंगनेट MnO4 1, बाइसल्फेट HSO4 1, सल्फेट SO4 2, हाइड्रोक्साइड OH2 और कार्बोनेट CO3 2। इस प्रकार से हमने ऋण मूलक और धन मूलक दोनों की चर्चा कर दी। अब हम आप लोगों को यह सिखाएंगे कि बनता कैसे है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले आप लोग विधि लिख लीजिए। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं जिस भाषा में लिखा रहा हूं इस भाषा में आप लोग एक विधि लिख लीजिए। लिखिए, यौगिक के अणुसूत्र बनाने की विधि। चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और उसके बाद लिखिए यौगिक के अणुसूत्र बनाने की विधि। लिख के हाइफन दे के तब लिखिए। सर्वप्रथम यौगिक में उपस्थित धन मूलक एवं ऋण मूलक का नाम लिखते हैं। इसके ठीक नीचे इसका संकेत लिखते हैं और इसके नीचे
इसकी संयोजकता लिख देते हैं तथा कोना कोनी गुना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं। यदि दोनों की संयोजकता समान हो तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं और यदि समान ना हो तो वह संख्या गुना कर देते हैं। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम धनायन है, धनात्मक मूलक है। धन मूलक को बाईं ओर और ऋण मूलक को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे। लिख दिया। अब देखिए सोडियम का संकेत होता है Na और क्लोराइड का होता है Cl, लिख देंगे। इसके ठीक नीचे इसका संकेत एक, संयोजकता एक और इसका एक, कोना कोनी गुना कर देंगे। सोडियम गुना एक सोडियम Na और Cl गुना एक Cl, तो NaCl यानी नमक का सूत्र बन गया, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे हाइड्रोजन सल्फेट। देखते हैं कहां तक नीचे आता है, यहां तक तो आ जाएगा। चलिए हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मिटाते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। हमको कोई बोल देगा कि चलो हाइड्रोजन सल्फेट बनाओ, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग लिख देंगे, सल्फेट को अलग लिख देंगे। हाइड्रोजन का संकेत इसमें से देखेंगे तो हाइड्रोजन का होता है H और सल्फेट का होता है, सल्फेट का खोज लें हम लोग, वहां SO4 होता है, SO4। इस हाइड्रोजन की संयोजकता होती है एक और सल्फेट की होती है 2। अब ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, तो H गुना 2 H2 और SO4 गुना 1 तो हो गया हमारा SO4, ठीक है। इसको और लॉन्ग में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गुना 2 और SO4 गुना 1 तो हो गया हमारा H2SO4, एक साथ लिखेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लिखते जाइए, एग्जाम्पल आपको लिखते चलना है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, लेंगे मिटाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में दो चीजें हैं, पहला है कैल्शियम, कैल्शियम और क्लोराइड, सबसे पहले नाम लिख दिए। अब कैल्शियम का हो गया सूत्र हमारा Ca और क्लोराइड का हो गया हमारा Cl। एकदम ध्यान से देखिए, दो एग्जांपल दे दिए, तीसरा है। तो कैल्शियम में हम लोगों ने क्या किया है, तो दे देंगे भैया इसकी संयोजकता कितनी होगी बताओ, कैल्शियम का देखो कहीं पे है, कैल्शियम का 2, फटाक से 2 देंगे। और क्लोराइड में सबसे ऊपर में देखिए कितनी है संयोजकता, 1, तो लिखेंगे 1। अब कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना, तो हे या गुना कर दिए, तो Ca गुना 1 तो हो गया हमारा Ca। 1 से कोई भी गुना होता है तो उतने रहता है, ठीक है। तो Ca गुना 1 Ca और Cl गुना 2 तो Cl2। तो कौन सी हो गया कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। फार्मूला बन गया फटाक से। देख रहे हैं यौगिक का अपने आप फटाफट सूत्र बन रहा है, यानी कि हमको अगर धन मूलक और ऋण मूलक याद है तो कुछ भी कहेगा तुरंत तुरंत हम लोग बनाते चले जाएंगे। अब अगर हमको बोल दे कोई कि चलिए हमको बनाइए पोटेशियम कार्बोनेट, बोल देगा कि पोटेशियम कार्बोनेट बनाइए, कोई बात नहीं भाई, हम लोग बना लेंगे। इसको मिटा रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम का संकेत होता है K और कार्बोनेट का है CO3। पोटेशियम का जो हमारा है संयोजकता वो 1 होता है, इसके ठीक नीचे लिखेंगे। और कार्बोनेट की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है, कोना कोनी गुना, तो K गुना 2 K2 और CO3। आसान है बनाना, है ना, ठीक है। तो 4 हम लोग बना लिए।
हमको लगता है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर हमको कहेंगे तो एक दो और की कैसे बना लेंगे, इसको मिटाते हैं। अगर हमको मान लीजिए कोई कह दे कि सर एक सोडियम बाइसल्फेट का बना दीजिए, चलिए हम लोग बनाते हैं सोडियम बाइसल्फेट। चलिए, तो सोडियम हमारा है, सोडियम का होता है, सोडियम का Na संयोजकता देख लीजिए एक है, और बाइसल्फेट उसमें है ऋण मूलक में। एक मैंने बताया था वहां मूलक में कोई भी यौगिक रहता है तो एक धन मूलक होता है और दूसरा ऋण मूलक होता है। तो ऋण मूलक में हम लोग खोज लेते हैं बाइसल्फेट, HSO4 है, तो HSO4 उसकी संयोजकता भी एक है, तो एक से गुना होगा, दोनों एक ही रहेगा। और एक बात हम बोले थे, अगर संयोजकता समान हो तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर यहाँ एक एक आ रहा है तो लिख देंगे, दो दो आएगा तो लिख देंगे। तो मान लीजिए हमारा हो गया NaHSO4, ये हो गया सोडियम बाइसल्फेट। अब ऐसा एगो लेते हैं जिसमें दोनों दोनों रहे, ठीक है। हम ले लेते हैं आपको बराबर वाला, हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी बना देते हैं, एक और बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, बेहतरीन वाला। इसको मिटा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हमारा होगा, कैल्शियम का हो गया Ca और कार्बोनेट का हो गया CO3। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने कहा था अगर दोनों की संयोजकता समान हो तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, मतलब गुना करने की कोई बात नहीं। अब इसकी भी संयोजकता समान है, इसकी भी संयोजकता समान है। जब समान रहे संयोजकता तो गुना नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। तो लिख देंगे CaCO3। क्लियर हो गया। चलिए, आज के क्लास में हमने आप लोगों को यौगिक बनाने के लिए सिखाए हैं, ताकि आप ऐसे ट्रिक दिए हैं, इस प्रकार से सिखाए हैं ताकि आप लोग आसानी से यौगिक बनाना सीख जाएं। और आप लोग बना के हमें दिखा देंगे। कुछ HW आप लोग लिख लीजिए जो मैं आप लोगों को दे देता हूं, और आप हमें बना के भेज देंगे। तो चलिए हम आप लोगों को देते हैं, ये बोल देते हैं, लिख लीजिए नीचे। बेरियम सल्फेट HW है, अल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां में है, आप लिख के बनाएंगे, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, जिसकी दो दो संयोजकता होगी, ऐसा वाला होगा जिसमें दो संयोजकता होगा, फेरस फेरिक, वो भी बनाइएगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, 5 हुआ। और 5 अपने मन से बनाएंगे, 5 नहीं 6-7 हो गए, ठीक है, अपने मन से बनाएंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगा होगा, निश्चित रूप से बेहतर लगा होगा। जैसा भी समय रहे अपने आप पे कभी भी संदेह नहीं करना है, ठीक है। बेहतरीन मजबूती से अपनी पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो समझता है वो आगे बढ़ता ही है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आप में जज्बा है, हिम्मत है लड़ने का, ठीक है, तो आप जीत जाएंगे। दुनिया में कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी अगर आप में लड़ने की क्षमता है। अगर आप में लड़ने की क्षमता नहीं था, आप जीत नहीं पाएंगे। अगर बड़ा करना है, बड़ा सोचते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो संघर्ष के रास्ते चुनिए। संघर्ष से कभी नहीं भागना है, ठीक है। मेहनत करना है, जुनून के साथ लगे रहना, तभी आप सफल होंगे। सफलता का यही मूल मंत्र है कि हम मेहनत और संघर्ष को अपना बना लें, ठीक है। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आग सीने में लगा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे कर ही नहीं सकती, आप जरूर जीतेंगे। ये विष्णु कुमार का कहना है। तो थैंक यू मेरे युवा दोस्तों, आज के क्लास के लिए थैंक्स।